हाय एवरीवन, वेलकम टू एनएफए नेट क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने सिलेबस कवर किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी से। ठीक है, इससे पहले हम लोग ये क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, बट प्लीज़ मैं ये बोलूँगी आप सबसे कि इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन आपके ईजी वाले यहाँ से मिल जाते हैं। प्लस CSI या नेट में भी अगर आप जाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ इजी क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाते हैं। एक दो आपको 4 मार्क्स क्वेश्चन में भी मैंने देखा है कभी कभी जो इजी वाले आते हैं ना क्वेश्चंस, वो यहाँ से पूछ लेते हैं। और अगर डिफ़िकल्ट पूछने हैं तो फिर आपके जितने भी एक्सेप्शन वाले जो भी ऑर्डर है, सीरीज़ हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल में इंट्रोडक्शन देने से पहले उसका हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री में सबसे वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की। कोई भी चीज़ जो फाइनली हमारे पास आती है उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। पहले हम देखेंगे डॉबेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले थोड़ा सा रिमार्केबल काम किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो एलिमेंट्स हैं उनको हम 3 के ग्रुप में बांटेंगे। फॉर एग्जांपल A, B एंड C। तो फिर A और C का एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो क्या होता है, B के इक्वल होता है। बट इसका डिमेरिट या डिसएडवांटेज ये था कि सारे के सारे एलिमेंट्स, उस समय अप्रॉक्स 53 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे, उनमें से ज़्यादातर एलिमेंट्स इसमें के ट्रायड्स नहीं बन पाए थे। उसके बाद न्यूलैंड्स आए, उन्होंने फिर और थोड़ा इसमें इम्प्रूव किया। उन्होंने बोला कि अगर हम एटॉमिक वेट के अलोंग जमाएँ तो फिर जो हर 8th एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट का जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करता है। बट फिर भी इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस आ गए, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए। अब पूछे कि उसको कहाँ लगाएं, वो कहाँ पे आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस खड़े हो गए। उसके बाद एक रिमार्केबल और बहुत अच्छा काम किया था मेंडलीव ने। मेंडलीव ने क्या किया, उन्होंने पीरियोडिक टेबल मतलब एक अरेंजमेंट तो किया सिमिलर प्रॉपर्टीज़ का, प्लस उन्होंने कुछ स्पेस खाली छोड़ दिया। वो जो खाली स्पेस उन्होंने छोड़ा वहाँ पे उन्होंने बोला कि कुछ एलिमेंट्स आएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल, केमिकल, साइज़ और उनके एटॉमिक वेट, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या की, प्रेडिक्ट की कि ऐसा ऐसा टाइप का एलिमेंट, इवन कलर भी उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया उस टाइप के कलर के एलिमेंट्स हम लोग को मिले, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल था। उसके बाद फिर फाइनली मॉसले ने क्या किया, एटॉमिक वेट ना लेके एटॉमिक नंबर लिया और उन्होंने जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एटॉमिक नंबर के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक नंबर वाइज जमाया, तब जाके हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से अरेंज हो पाए। अगर ये एलिमेंट्स ऐसे अरेंज नहीं होते तो आज के डेट में क्या होता, हम लोगों को एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ पाती, और इवन प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ इतने सारे रिएक्शंस हम लोग को पढ़ने पड़ते, और रिएक्शंस के बाद आते इतने सारे एक्सेप्शन, जो कि केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये डॉबेनियर्स ट्रायड है, उसका स्टेटमेंट और ये सब आप देख लीजिएगा, नोट डाउन करना होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ट्रायड बना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का ट्रायड बना है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का ट्रायड बना है। ठीक है, अब आते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो इन्होंने जो प्रेडिक्शन रखा था ना, वो चीज़ हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती। इवन उन्होंने ये भी बोला था, जब 0th ग्रुप का कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं आता, ये भी बोला था कि 0th ग्रुप के भी एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला था कि एक एलिमेंट है, उसका नाम तो उन्होंने नहीं दिया था, एक बोरॉन बोल दिया था, और इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो स्कैंडियम के जैसी थी। ठीक है, जिन्होंने एक का एल्यूमिनियम नाम दे दिया था। इसकी प्रॉपर्टीज़ किससे सिमिलर हुई, गैलियम से। ठीक है, एक का सिलिकॉन फॉर जर्मेनियम, एंड देन एक का मैंगनीज फॉर टेक्नीशियम। ठीक है, ये सब 2-3-4 एलिमेंट्स हैं। अगर बाई चांस पूछ दिया इससे रिलेटेड कोई, तो फिर आप ये सब चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को हम लोग पता है 4 ब्लॉक्स में बांटते हैं, S, P, D और F। ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि एलिमेंट कौन से वाले शेल में जा रहा है, जिस शेल में जा रहा है उस अकॉर्डिंग हम लोग बांटते हैं।
इसका बेसिक थोड़ा बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा, प्लस अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद नहीं है, एटॉमिक वेट वगैरह में कोई दिक्कत है या फिर याद करने के ट्रिक्स चाहिए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हम क्या करेंगे, उसका एक सेपरेट सा वीडियो बना देंगे, ठीक है। अभी मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपको पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। अब हम आते हैं टॉपिक में। जो भी पीरियोडिक टेबल अरेंज हुआ है वो किस हिसाब से अरेंज हुआ है, सिमिलैरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज़, मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज हुआ है, प्लस उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। सारे एस ब्लॉक में कुछ सिमिलैरिटीज़ है, पी ब्लॉक में, थर्ड ग्रुप एलिमेंट में, ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज। तो वो जो सिमिलैरिटीज़ है प्लस जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो ट्रेंड्स हैं उनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियाई से। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं, अब हम देखते हैं इसको आगे। एक्चुअली में होता क्या है कि जो भी एटम है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है, ठीक है। इसके अराउंड घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है। तो क्या होता है, इनका कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है, मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते, न्यूक्लियस तो हमें पता है ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, बट ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, उनका कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है, कोई निश्चित आकार नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब भी कोई भी रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई किसी का भी कैलकुलेट करना होता है तो हम उसको मॉलिक्यूल के रूप में एज्यूम करते हैं। अगर कोवेलेंट है तो शेयरिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मेटल मेटल बॉन्ड बन रहा है, मेटलिक बॉन्ड बन रहा है तो ऐसा बनेगा, ठीक है। अलग अलग टाइप ऑफ बॉन्ड्स में अलग अलग टाइप ऑफ मेथड्स हैं। इसमें कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जिनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। मेटेलिक रेडियाई किस में होता है, जहाँ पे मेटल्स के बीच में मेटेलिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। वॉन डेर वाल रेडियाई है हमारे कहाँ पे, गैसियस एटम में, और जो आयनिक सॉलिड्स में उसमें आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई में हम लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेटेलिक रेडियाई या वॉन डेर वाल रेडियाई को हम ऐसे ही कवर करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी दो एटम्स, ठीक है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, अब क्या होगा, इनका जैसे फॉर एग्जांपल ये इस एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मैं एक और एटम ली, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं। अब क्या होगा, ये प्रोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेंगे, ये प्रोटॉन इन पे अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि ये आपस में पास आते जाएंगे, पास तब तक आएंगे जब तक ये दोनों के बीच में रिपल्शन स्टार्ट नहीं होता। जब हम मेटेलिक रेडियस देखते हैं तब ये हम देखते हैं, ठीक है। तो मान के चलो ये मेटल्स आपस में पास आ गए, इनका सॉलिड बन गया। अब क्या होगा, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो होता है इसको जब हम लोग हाफ करते हैं तो ये इससे हमें क्या मिलता है, एटॉमिक रेडियस, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल का डिस्टेंस है, दो मॉलिक्यूल्स का, तो उनको हाफ करना पड़ेगा तभी तो एक का डिस्टेंस आएगा ना। तो एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एटम का डिस्टेंस। तो इसलिए क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो मेटल्स में भी सेम फॉर्मूला होता है, जो भी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसको डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो गया, इस प्रोटॉन से इसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक दूसरे वाले एटम के, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑफ अनदर एटम। अब वॉन डेर वाल रेडियस में क्या होता है, जो गैसियस एटम पता है हम कि वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं, वो तब तक पास आते हैं जब तक इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस ना हो। इस मिनिमम डिस्टेंस के बाद जब हम लोग दोनों एटम्स को करीब लाने की कोशिश करते हैं ना, तो उनमें क्या होता है, रिपल्शन होने लगता है। तो वो मिनिमम डिस्टेंस हम लेंगे, जिसके बाद क्या होता है, ये लोग दूर जाने लगते हैं। इस मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ द टू एटम्स, और इनका जो भी डिस्टेंस है उसको जब हम लोग हाफ करेंगे, ये मान के चलो d है, तो इसको जब हम लोग हाफ करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वॉन डेर वाल्स रेडियस, ठीक है। दोनों में सेम है, हम लोग डिस्टेंस एज्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। अब हम आते हैं कोवेलेंट रेडियाई में, ठीक है। कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है, जब भी दो एटम्स
अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे एटम से शेयर करते हैं। शेयरिंग मतलब दोनों एक दूसरे से आपस में बांट के कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, कोवेलेंट रेडियाई बनता है। कोवेलेंट रेडियाई या तो सेम एटम्स के बीच में बन सकता है या तो टू डिफरेंट एटम्स के बीच में बन सकता है। जब ए और ए सेम एटम के बीच में बन रहा है मतलब उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, मतलब जो शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों में क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। अब जो हेटेरोएटॉमिक एटम होता है उसमें क्या होता है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों तो अलग अलग एटम है। दोनों में क्या हो सकता है, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। जब कम होता है, ठीक है, पहले हम होमोएटॉमिक देख लेते हैं। होमोएटॉमिक मतलब A प्लस A, ठीक है। तो ये जब दोनों सेम एटम हैं तो दोनों सेम साइज़ के होंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। तो ये अगर डिस्टेंस d है तो जो एटॉमिक रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, d/2, ठीक है। अब हेटेरोएटॉमिक में क्या होगा, दो केस, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लो है। जब लो है A और B मान लेते हैं, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कम है, तब क्या होगा, एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, दूसरा थोड़ा कम अट्रैक्ट करेगा। तो मान के चलो ये ये कैटायन है और ये एनायन है, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिस्टेंस होगा d वो किसके बराबर होगा, एनायन प्लस कैटायन का रेडियाई डिवाइडेड बाय 2। इसका कोई और फॉर्मूला नहीं है, दोनों का डिस्टेंस हम लोग देंगे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी क्वेश्चन पूछेगा तीनों में से एक चीज़ पूछेगा और बाकी दो की वैल्यूज़ दिए रहेंगी, ठीक है। अब आते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होता है तब मान के चलो एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काई ए है, दूसरा का काई बी है, तो ये हो जाएगा डेल काई, दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम लोग ये कैसे निकालते हैं, अब हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं, इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। केस 2 हमारा फॉर्मूला होता है D = रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 इंटू डेल काई, जहाँ पे काई क्या है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मूला चेंज हो गया, ठीक है। इसलिए ये वाला फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको बोलते हैं शूमेकर स्टीवेंसन फॉर्मूला, ठीक है। ये वाली चीज़ आप लोग याद रखिएगा। डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे निकालेंगे, एक A और B दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस करेंगे, ठीक है। जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है माइनस जो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये मत करना कि दोनों को चेंज करके यहाँ माइनस का प्लस कर दिए, ठीक है। ये वाली चीज़ आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अब हम आते हैं आयनिक रेडियाई में, ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। आयनिक रेडियाई में क्या होता है, जब भी कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज करता है या तो कंप्लीटली गेन करता है तब जाके क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। जब वो कंप्लीटली लूज करता है तब कैटायन बनते हैं, जब वो कंप्लीटली गेन करता है तब क्या बनते हैं, एनायन बनते हैं, ठीक है। अब जो कैटायनिक रेडियाई हैं वो किसके लिए होते हैं, कैटायंस के लिए। कैटायंस कैसे बनते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब पूरी की पूरी केमिस्ट्री किसके अराउंड रिवॉल्व हो रही है, एटम के अराउंड। एटम कैसे बना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एट द सेंटर और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घूम रहे हैं। अभी के लिए हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छोड़ के प्रोटॉन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। बीच में प्रोटॉन है मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या है, इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए ये जो एटम है अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से पकड़ के रखा है। अब मान के चलो कोई एक एटम लिए जिसमें बीच में 3 प्रोटॉन है, तो बाहर में कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करेगा, ये अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ये पकड़ के रखेगा। अब क्या हुआ,
3 इलेक्ट्रॉन वाला जो एटम था ए, उसमें से हम लोगों ने 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, लॉस हो गया, तो क्या बन गया ए विथ अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, अब बेचारे के पास से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या करेगा, ये बाकी 2 इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा ज़ोर से पकड़ के रखेगा, मतलब कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले 3 प्रोटॉन का 3 इलेक्ट्रॉन पे लग रहा था, अब वो 2 पे लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे समझते हैं, मैं ये बोलती हूँ कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, अब 3 प्रोटॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स पे प्यार, अब मतलब ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड करके रखे। अब क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या करेंगे, इनका प्यार और बढ़ गया, मतलब ये इनको और ज़ोर से पकड़ के रखे कि मैं अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को किसी को नहीं दूंगा। ठीक है, तो क्या हो गया, इससे जो साइज़ है इसका वो डिक्रीज हो गया। अब क्या हुआ, इसमें से मान के चलो 1 इलेक्ट्रॉन और चला गया, तो ये क्या बन गया 2+। ठीक है, अब एक और इलेक्ट्रॉन चला गया, अब ये और दुखी हो गया, अब 3 प्रोटॉन है और इसको बैलेंस करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो अब क्या हुआ, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ गया, तो ये इसकी साइज़ और छोटी हो गई। मतलब हम क्या बोलेंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहा है वैसे वैसे साइज़ छोटी होती जा रही है। ठीक है, अब एनायनिक पे आते हैं। एनायनिक पे क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। पहले मान के चलो 3 प्रोटॉन्स है, इनको होल्ड करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 3 प्रोटॉन्स सेंटर पे, अब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या हो गया, ये प्यार जो 3 का था वो 4 में बढ़ गया। ठीक है, अब क्या होगा, इससे जो इनका साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको होल्ड करके रखा था ना, वो क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। अब अगर हम लोग इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिए तो क्या हो गया, ये 3 प्रोटॉन जो है अब कितने में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, 5 में। ठीक है, अगर 5 भाई यहाँ पे आ गए तो क्या हो गया, पेरेंट्स से जो प्यार मिल रहा था 5 में बट रहा है अब, तो ये 5 में बट रहा है, मतलब कि ये और कम हो गया, तो साइज़ क्या हो गया, और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब इन शॉर्ट हम लोग इसको कैसे देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे जो साइज ऑफ कैटायन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द चार्ज ऑन कैटायन। इसका मतलब जितना ज़्यादा कैटायन में चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। अब एनायनिक रेडियाई में क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, जो साइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज ऑन एनायन, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा एनायन में उतना ही ज़्यादा उसका साइज होता जाएगा। इतना क्लियर है? अब जो एक्चुअल क्वेश्चन आता है वो जनरली आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ से। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में क्या होता है, ऐसे स्पीशीज़ जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो डिफरेंट ही होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम +2। ठीक है, अब सल्फर में कितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 16, क्लोरीन में 17, आर्गन में 18, इसमें 19, इसमें 20, और जो इलेक्ट्रॉन है 16 + 2 18 हो गया, 17 + 1 इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें तो 18 है। अब एक इलेक्ट्रॉन गया मतलब 19 - 1 18, 2 इलेक्ट्रॉन गया मतलब 20 - 2 18, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये क्या हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ये भी पूछता है कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, तो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, हम क्या निकालेंगे, Z/E रेशियो, मतलब प्रोटॉन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन, या फिर हम पहले क्या करते हैं एनायनिक और कैटायनिक वाले फॉर्मूले से एक बार समझते हैं। ठीक है, मैं क्या बोली थी, जैसे जैसे एनायन का साइज जैसे जैसे एनायन पे चार्ज बढ़ेगा साइज बढ़ेगा, इसका मतलब इसका जो साइज है क्लोरीन से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और कैटायनिक में क्या बोली थी, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा साइज कम होगा, मतलब इसका ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा जो राइट साइड में जाने पे क्या होना चाहिए, साइज डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ये चीज़, ये सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे हम लोग प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो देखेंगे। 16/18 कितना होगा? 16/18 0.88 ऐसा होगा, ठीक है। 17/18 देखेंगे 0.95 समथिंग होगा, ठीक है। फिर क्या आएगा 18/18 आर्गन के लिए, जो कि 1 हो जाएगा। फिर 19/18 1 पॉइंट समथिंग, और 20/18 ये भी 1.1 वगैरह कुछ होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, Z/E रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है। Z/E रेशियो क्या होता है? अभी जो चीज़ मैं आपको बता रही थी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, वही चीज़ Z/E रेशियो है। मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो चीज़ प्यार का जो मेजर है ना, वो चीज़ को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स इन द एटम। मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे पे कितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन का मतलब ही यहाँ पे यही है, ठीक है। जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे मैं बोली थी ना कि कैटायनिक में साइज़ क्यों कम होता है, जैसे जैसे प्यार बढ़ता है वैसे वैसे साइज़ कम होते जाता है। तो जैसे जैसे Z/E रेशियो बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइज़ क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। सेम चीज़ हम लोग जो एनायनिक और कैटायनिक में देखें, वही चीज़ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे Z/E रेशियो इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम जो चीज़ पढ़े थे अभी तक वो समराइज करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई में। सबसे पहला Z इफेक्टिव है ना। Z इफेक्टिव मतलब क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेंगे अच्छे से, मतलब उतना ही डिस्टेंस कम होता जाएगा, मतलब एटॉमिक रेडियाई कम होती जाएगी, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब शेल नंबर, जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे साइज बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मतलब जब हम लोग इस साइड जाते हैं अक्रॉस द पीरियड, तो क्या होता है, Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है। और डाउन द ग्रुप जाने के लिए क्या होता है, N की वैल्यू इंक्रीज होती है, इसलिए साइज इंक्रीज होता है। ये इसका पीरियोडिक ट्रेंड है, ठीक है। अब चार्ज और एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोगों ने देखा था, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और कैटायन, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कर दीजिएगा। अब आगे हम देखते हैं एक्सेप्शन। उसके लिए सबसे पहले ये टर्म स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जब 3D एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो 3D एलिमेंट्स में कितने आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। पर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। तो जब ये रिपल्शन अट्रैक्शन से ज़्यादा हो जाती है ना, तब इसका जो इफेक्ट है वो कम होते जाता है। अब कैसे, वो देखते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, 3D एलिमेंट्स, 4D एलिमेंट्स, 5D एलिमेंट्स, ठीक है। हम 3D देखते हैं। 3D क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जब हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे अलॉन्ग द पीरियड Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है और साइज डिक्रीज होता है। इसका मतलब साइज डिक्रीज होना चाहिए, होता है। स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। पर 3D एलिमेंट्स कौन है, जहाँ पे N-1D ऑर्बिटल, मतलब कि पेनल्टीमेट शेल, मतलब वैलेंस शेल के नीचे वाला शेल, पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मान के चलो ये न्यूक्लियस है, ये N-1 ऑर्बिटल है, और ये वाला क्या है, NS ऑर्बिटल है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, NS ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको N-1 में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 करके कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 10। तो इस पे
ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसके बीच में ये क्या कर रहा है, शील्ड की तरह काम कर रहा है। एक एक इलेक्ट्रॉन आते जाएगा तो शील्ड क्या होगा, उतना ही ज़्यादा मोटा होते जाएगा। तो इससे क्या होगा, इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो कम होते जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक इसी को ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब कि जो Z इफेक्टिव है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज़्यादा इफेक्टिव है, पावरफुल है। अब जब 5 इलेक्ट्रॉन भर गए, ठीक है, अब 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन जब आता है तो जो Z इफेक्टिव है वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट के, मतलब मैं सिग्मा लिख रही हूँ, ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट उसके लगभग बराबर आ जाता है। अब कॉपर और जिंक में क्या हो जाता है, Z इफेक्टिव जो है वो वीकर हो जाता है और स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, जब हम लोग जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Z इफेक्टिव इज ग्रेटर देन स्क्रीनिंग कांस्टेंट। फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आते गए आते गए आते गए, Z इफेक्टिव जो है वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट के वैल्यू के ऑलमोस्ट बराबर हो गए, यहाँ पे Z इफेक्टिव लेस देन स्क्रीनिंग कांस्टेंट हो गया। तो अब क्या होगा, इतने में साइज डिक्रीज हो रहा है, फिर इसमें साइज ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है, उसके बाद साइज इंक्रीज होने लग रहा है। ये क्या है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट का स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो भी एनोमली हम लोग देखते हैं वो। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट सीरीज में क्या होते हैं, n-2f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फिर n-1 d ऑर्बिटल आता है, फिर ns, मतलब जो प्रोटॉन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, लेंथेनाइट सीरीज के 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, इनका क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। क्यों, ये 14 एलिमेंट्स जब आते हैं इनके कारण भी क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन आते जाएगा, साइज डिक्रीज होते जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इट्रियम से जिरकोनियम और लेंथेनाइट से हाफनियम। अब देखो जब हम लोग एक शेल नीचे आएंगे, नीचे जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है। मतलब जिरकोनियम से हाफनियम आएंगे तो साइज इंक्रीज होना चाहिए, बट लेंथेनम मान के चलो इतना बड़ा है। ठीक है, अब लेंथेनम से हम लोग गए सीरियम, थोड़ा छोटा हुआ, फिर प्लाज्मोडियम, फिर नायोडियम, फिर प्रोमेथियम, ऐसे क्या हुआ, ये धीरे धीरे थोड़ा छोटा हो गया, छोटे होते होते ल्यूटेशियम तक आया, अब फिर हाफनियम आया। ठीक है, तो हाफनियम का क्या हुआ, साइज जितना बड़ा था जिरकोनियम का साइज लगभग सेम हो गया, क्योंकि इट्रियम के नीचे है ना, तो एन शेल के कारण तो इसकी साइज इंक्रीज होनी थी, बट लेंथेनाइट सीरीज के आने के कारण इसकी साइज क्या हो गई, थोड़ी सी डिक्रीज हो गई। मतलब हम लोग ये जो एलिमेंट्स हैं, नायोबियम, टेशियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है इनके जो भी साइज़ है वो क्या होंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। मतलब 4D और 5D सीरीज़ के जो साइज़ हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेंगे। क्यों, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण। इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। जिरकोनियम और हाफनियम तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम ये चीज़ में लिख सकते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो 4D और 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं उनके साइज़ क्या हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये दो एक्सेप्शंस थे। तो आज हम लोगों ने क्या क्लास में क्या पढ़ा, एटॉमिक रेडियाई निकालना देखा। उसमें एटॉमिक रेडियाई में 4 टाइप ऑफ रेडियाई, आयनिक,
कोवेलेंट, वॉन्डरवॉल और मेटेलिक, कोवेलेंट और आयनिक हम लोगों ने अच्छे से देखा, जो कि आप लोग फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, और फिर ये एक्सेप्शंस भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप कोशिश करिएगा कि आप बनाएं और हम अगली क्लास में देखेंगे कि इसके आंसर्स क्या हैं। एक बार खुद से पहले ट्राई करिएगा ताकि पता चले कि इस टॉपिक का जो भी नॉलेज है वो चीज़ अच्छे से मिला है कि नहीं मिला है, वरना फिर से वापस से रिपीट देके फिर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस है। ये जो PYQs जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो सारे क्वेश्चंस हैं, नेट और सेट दोनों के हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सारे वीडियोस ये सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो वहाँ पे अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 के भी वीडियोज़ आप लोग देखते चलिएगा, उसके भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं सर का, और वो भी देख के वो सारे क्वेश्चंस उसके भी लगाते जाइएगा, क्योंकि सिर्फ पेपर 2 से ये सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। थैंक यू सो मच।